नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसका सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते किसे हैं, इसके मात्रक विभवों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि दो आवेशों के निकाय के अंदर कितनी विद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। इसके साथ में आप इस वीडियो में देखेंगे कि बहु आवेशों के निकाय के कारण से किसी निकाय में कितनी स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाती है। तो सर्वप्रथम हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करते हैं। देखिए यहाँ पर लास्ट में वर्ड लगा है ऊर्जा और उसके ठीक पहले स्थितिज। तो स्थितिज ऊर्जा को मैं आपको डिफाइन करता हूं पहले, ताकि हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा को बेटर तरीके से समझ सके। देखिए स्थितिज ऊर्जा का अर्थ यह है कि किसी निकाय में, किसी तंत्र में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण से जो ऊर्जा संचित होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अब यहां पर है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसका अर्थ यह है कि आवेशों के निकाय के कारण से, कि आवेशों का एक समूह है, आवेशों का एक निकाय है और उन आवेशों की स्थिति के कारण से, उन आवेशों के विन्यास के कारण से उस निकाय में जो एनर्जी स्टोर होती है, संचित होती है, उसको हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की परिभाषा जो हम मोटे रूप में इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, आवेशों का निकाय है, आवेशों का तंत्र है, तो उस तंत्र के अंदर जितनी ऊर्जा संचित होती है उसकी स्थिति की वजह से उसको हम कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हम इसको कैसे परिभाषित करें, मैथमेटिकल रूप में इसको हम लेकर आएंगे। तो कैसे लाएंगे, हम क्या करेंगे कि कितनी ऊर्जा उसमें संचित होती है उसको हम जो परिमाण है उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम लेंगे एक आवेश और उस आवेश को लेकर आएंगे अनंत से। अनंत से लाने में जो भी काम करना पड़ता है वही काम है उस निकाय में, उस तंत्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो भी काम करना पड़ता है उस काम को ही हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा के इक्वल पुट कर देंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कह देंगे। तो डेफिनेशन सुन लीजिए, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में जो भी काम करना पड़ता है वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। क्लियर? देखिए तो मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन पुट कर देता हूं कि किसी आवेश को अनंत से, कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। देखिए इसे U से प्रदर्शित करते हैं, अदिश राशि होती है, इसे U से प्रदर्शित करते हैं। किससे लिखा जाएगा इसको, U से इसको लिखा जाता है, U से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जैसे हम किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आ रहे हैं, ये हमने ले लिया आवेश Q और इस आवेश Q को कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से, अनंत से इधर ला रहे हैं, अनंत से इस बिंदु P तक लेकर आएंगे। यहां पर पहले से विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र क्या करता है, इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाता है। विद्युत क्षेत्र इस आवेश Q के ऊपर क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ये यहां पर विद्युत क्षेत्र है। अब ये जो विद्युत क्षेत्र है इसके ऊपर इधर की ओर बल लगा रहा है, तो बल की डायरेक्शन इधर, हम विस्थापन दे रहे हैं इधर, तो विस्थापन और बल दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है।
विस्थापन और बल दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध यहां पर काम करना पड़ेगा। प्रतिकर्षण बल लग रहा है उधर, धक्का मार रहा है इस आवेश पर, जबकि हम इस आवेश पर इधर धक्का मार रहे हैं, तो हमारे द्वारा प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम किया जा रहा है, और वही काम है इस आवेश के अंदर एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो यहां तक विद्युत स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो देखिए, तो जो काम है वो कि स्थितिज ऊर्जा को हमने अनंत से आवेश को लाने में किए गए कार्य के इक्वल पुट कर दिया। अब वो कार्य किसके बराबर होगा? कार्य को हम विद्युत विभव की परिभाषा से फाइंड आउट करेंगे। देखिए, विद्युत विभव की जो डेफिनेशन है, V बराबर होता है W अपॉन में Q, ये विभव की डेफिनेशन है। और यहां से कार्य बराबर क्या आ जाएगा? Q इंटू V। आप इस बिंदु तक लेकर आ रहे हैं तो बिंदु P पर आपको विभव पता है, आवेश का मान पता है जिस आवेश को लेकर आ रहे हैं, तो कार्य होता है Q इंटू V। तो कार्य आपके पास में आ जाएगा, और इस कार्य को ही हम स्थितिज ऊर्जा की इक्वल पुट कर देंगे। देखिए, समझ लीजिए कि किसी आवेश Q को कहां से लेकर आ रहे हैं आप? Q को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, तो लाने में जो किया गया कार्य है वो W है, किया गया कार्य W है। तो W बराबर होगा Q इंटू V, जहां जो V है उस बिंदु पर विभव, ये तो ये आ गई हमारे पास में कार्य की इक्वेशन। क्लियर? अब ये जो कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। यह किया गया कार्य निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाएगा। तो ये जो स्थितिज ऊर्जा है इसको U से पुट करेंगे। स्थितिज ऊर्जा को किससे लिखा जाएगा? U से। मैंने यहां पर पुट कर दिया है। तो ये जो W है वही U है, और W किसके बराबर है? Q इंटू V के। तो ये आ चुका है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। दोस्तों, इस ऊर्जा के फॉर्मूले को आप अच्छे से दिमाग में फिट बिठा लीजिए। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है कि जिस आवेश के निकाय में उस आवेश का मान और उस बिंदु पर विभव, इन दोनों का जो गुणा है वो स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है। क्लियर? अब देखिए, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। U एक अदिश राशि होती है। U कैसी राशि है? U एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्लियर? फिर U का मात्रक, U का मात्रक क्या होगा? U का मात्रक वही होगा, U का मात्रक बराबर होगा Q इंटू V का मात्रक, Q इंटू V का मात्रक। Q का मात्रक क्या होगा? Q का मात्रक होता है कूलाम, Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। V का मात्रक होता है वोल्ट। तो कूलाम इंटू वोल्ट इसका मात्रक होता है। और कूलाम इंटू वोल्ट को हम जूल के इक्वल पुट कर सकते हैं, या ये समझ लीजिए U का मात्रक वही होगा जो W का मात्रक होगा, और W का मात्रक क्या होता है? जूल। तो इसका मात्रक होता है जूल। इसका मात्रक क्या होगा? जूल होगा। क्लियर? अब देखिए, अन्य मात्रक जो इसका सबसे ज्यादा यूज में आता है, व्यवहारिक मात्रक है। अन्य मात्रक देखिए क्या होगा?
अन्य मात्रक होता है इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या होता है मात्रक? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अन्य मात्रक इसका होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम शॉर्ट में EV से पुट करते हैं। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1.6 गुणा उसकी घात -19 कूलाम। और कूलाम इंटू वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं? कूलाम इंटू वोल्ट, ये देखिए कूलाम इंटू वोल्ट, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? जूल लिख सकते हैं। जिसे क्या लिखा जा सकता है? जूल लिखा जा सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये भी आप दिमाग में फिट बिठा लीजिए, बार बार यूज में आएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू है 1.6 गुणा उसकी घात -19 जूल। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहां पर U की विमा। U की विमा क्या होगी? देखिए, U की विमा वही होगी जो कार्य की विमा होगी। तो कार्य की जो विमा होती है वो होती है m1 L2 T-2। ये आ गई है हमारे पास में U की विमा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा की विमा। अब दोस्तों हम यहां पर चर्चा करेंगे कि यदि आपके पास में दो आवेशों का निकाय है, कितने आवेशों का निकाय है? दो आवेशों का निकाय है। तो उस दो आवेशों के निकाय में कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होती है? कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होती है? या दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, वो अब यहां पर हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर हम देख रहे हैं दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो हम यहां पर दो आवेश ले लेंगे Q1 तथा Q2 और दोनों को हम स्मॉल r दूरी पर कंसीडर कर लेंगे। तो उन दोनों आवेशों के निकाय में कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी उसको हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास में दो आवेश हैं Q1 तथा Q2। Q1 तथा Q2। Q1 आवेश है वो बिंदु A पर मौजूद है, Q2 आवेश है वो बिंदु B पर मौजूद है। और दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। कि माना Q1 तथा Q2 दो आवेशों का निकाय है जिनके मध्य की दूरी स्मॉल r है। दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r के इक्वल है। तो इनकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो देखो, स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन ही यही कहती है कि आवेश को आप अनंत से लेकर आएंगे और लाने में जो भी काम करना पड़ता है वही काम ही स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है। तो इन दोनों आवेशों को हम लेकर आएंगे अनंत से। सबसे पहले हम आवेश Q1 को लेकर आएंगे अनंत से। तो आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लेकर आएंगे, लाने में कार्य ज्ञात कर लेंगे। फिर आवेश Q2 को भी हम कहां से लेकर आएंगे? अनंत से। अनंत से क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि अनंत पर ऊर्जा होती है शून्य और स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन भी यही कहती है कि आप किसी आवेश को अनंत से लेकर आइए और लाने में जो भी काम करना पड़ता है वही काम ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम यहां पर इन आवेशों को अनंत से लेकर आएंगे। कहां से लेकर आएंगे आप लोग? अनंत से। और लाने में जो किया गया कार्य है वो ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए, यहां पर समझ लीजिए कि यहां पर पहले से आवेश Q2 मौजूद नहीं है, पहले से कोई आवेश मौजूद नहीं है, इधर पहले से कोई आवेश मौजूद नहीं है, पहले से इधर कोई विद्युत क्षेत्र भी नहीं है, विद्युत क्षेत्र भी नहीं है, आवेश भी नहीं है। तो आवेश Q1 को हम लेकर आएंगे अनंत से। कहां से लेकर आ रहे हैं? अनंत से। तो अनंत से लाने में जो काम है वो कितना करना पड़ेगा? कि अनंत से लेकर आएंगे तो यहां पर पहले से कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र ही नहीं है तो काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो आवेश Q1 को अनंत से लेकर आएंगे तो लाने में जो किया गया कार्य है वो शून्य होगा। लाने में किया गया कार्य कितना होगा? शून्य। यदि पहले से विद्युत क्षेत्र होता तो जरूर कार्य करना पड़ता, लेकिन पहले से यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। हम केवल आवेश Q1 को सर्वप्रथम लेकर आ रहे हैं अनंत से। तो लाने में किया गया कार्य कितना होगा? W1 से पुट कर देंगे, 0 के इक्वल होगा। क्लियर? देखिए, यहां पर आवेश Q1 को अनंत से कहां से लेकर आ रहे हैं? अनंत से बिंदु A तक। कहां से कहां तक लेकर आ रहे हैं? अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। लाने में किया गया कार्य।
उस कार्य को हम लिख दें W1 से, और W1 बराबर होगा 0। W1 बराबर क्या होगा 0, क्योंकि हमने W का जो फॉर्मूला है वो Q इंटू V के रूप में पढ़ा है, Q इंटू V। तो यहां पर चलिए मैं पुट कर देता हूं Q इंटू V। तो ये जो V है वो 0 है, यहां पर कोई पहले से विभव ही नहीं है, ये आवेश बाद में लेकर आएंगे, पहले इस आवेश को लेकर आएंगे। तो V 0, V बराबर यहां पर कितना है, विभव कितना है 0 होने की वजह से जो कार्य है W1 वो 0 आ गया। इसको हमने दे दी इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 हमने यहां पर दे दी है। क्लियर। अब हम लेकर आएंगे आवेश Q2 को, आवेश Q2 को अनंत से कौन से बिंदु तक लेकर आ रहे हैं, बिंदु B तक, बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, उसको हम लिख रहे हैं W2 से। अब हम आवेश Q2 को लेकर आएंगे, कहां से लेकर आएंगे, अनंत से लेकर आएंगे, बिंदु B तक लेकर आएंगे। क्या अब की बार भी कोई काम करना पड़ेगा? तो देखिए उसके पीछे रीजन समझ लीजिए। यहां पर पहले से आवेश Q1 है, तो ये जो आवेश Q1 है वो इस बिंदु B के ऊपर विभव उत्पन्न कर देगा, बिंदु B पर विभव उत्पन्न कर देगा, और उस विभव के कारण से हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, और कार्य बराबर Q इंटू V की फॉर्म में हम यहां पर पुट कर देंगे। तो लाने में जो किया गया कार्य है W2 बराबर Q2 इंटू V, विभव। तो विभव किसकी वजह से उत्पन्न होगा बिंदु B पर, आवेश Q1 के कारण विभव, आवेश Q1 के कारण विभव। किसकी वजह से विभव है ये, Q1 की वजह से विभव। देखिए आवेश Q1 के कारण से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु B पर विद्युत विभव कितना होगा। विभव का मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं। आवेश, बिंदुवत आवेश के कारण से जो विभव होता है दोस्तों, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R होता है। यहां पर आवेश Q1 के कारण से विभव है, तो Q1 बट्टे में R आ जाएगा। ये हमारे पास में W2 का फॉर्मूला आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में R। इसको हमने दे दी इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने क्या दे दिया है, समीकरण 2 दे दिया है। मैंने कुछ नहीं किया है, यहां पर ये गुणा में थे, मैंने इनको आगे पीछे लिखा है। गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 गुणा 4 बराबर होता है 4 गुणा 3 के, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। अब देखो तो दोनों आवेशों को लाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा, W1 प्लस W2, W1 प्लस W2, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा। तो दोनों आवेशों को अनंत से निकाय तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। तो लाने में किया गया कुल कार्य W बराबर हो जाएगा W1 प्लस में W2, W1 प्लस में W2। W1 और W2 दोनों की वैल्यू यहां पर पुट कर दे समीकरण 1 और 2 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर। तो समीकरण 1 और 2 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर क्या आ जाएगा, W बराबर W1 की वैल्यू है 0, W2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। ये हमने देखो 0 प्लस इसकी वैल्यू तो है 0, इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। तो ये आ गया कुल कार्य, और यह किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इस कार्य को हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, स्थितिज ऊर्जा के इक्वल पुट कर देंगे। यह किया गया कार्य निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में
संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। तो इस W को ही हम U के इक्वल पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास में स्थितिज ऊर्जा आ गई है। दो आवेशों के निकाय Q1 तथा Q2 के कारण से जिनके मध्य की दूरी स्मॉल r है। दो आवेश हैं Q1 तथा Q2, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r, तब स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में स्मॉल r आ जाएगी। क्लियर? तो ये तो आ गई है दो आवेशों के निकाय के कारण से विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र व्यंजक। अब हम यहां पर लेकर चलेंगे कि जैसे मान लीजिए कि n आवेशों का निकाय है। कितने आवेश हैं? n आवेश। तो हमारे को इसी तरीके से सभी आवेशों को अनंत से लेकर आएंगे और अनंत से लाने में जो काम करना पड़ता है वो काम हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सभी आवेशों को न लाकर 3 या 4 आवेशों को हम अनंत से लेकर आ जाएंगे। लाने में किया गया कार्य का सूत्र ज्ञात कर लेंगे, फिर उसको हम व्यापक रूप में लिख देंगे, मतलब n आवेशों के लिए भी इसी प्रकार से लिख देंगे। तो हम एक n आवेशों के निकाय के अंदर कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होती है उसका व्यंजक यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं हेडिंग यहां पर चेंज कर रहा हूं, n आवेशों के कितने आवेश ले लेते हैं हम n, और n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी ये हम ज्ञात कर लेते हैं। आप n की बजाय कितने ले आइए? 3 ले आइए। फिर तीनों के कारण से कितनी स्थितिज ऊर्जा है उसी प्रकार से हम n के लिए लिख देंगे। क्लियर? हम एक बार तो 3 ले आते हैं अनंत से, मतलब 3 आवेशों के निकाय के कारण से संचित ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं, फिर सभी की वजह से लिख देंगे, सिमिलरली लिख देंगे। क्लियर? अभी आ जाएगा आप लोगों को समझ में। जैसे हमारे पास में 3 आवेशों का निकाय है Q1 Q2 तथा Q3, Q1 Q2 तथा Q3, ये है Q3, Q1 Q2 और Q3, ये 3 आवेशों का निकाय हो गया। और इन तीनों आवेशों को हम कहां से लेकर आएंगे? अनंत से लेकर आएंगे। कहां से लेकर आ रहे हैं? अनंत से लेकर आ रहे हैं। तो लाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। कार्य ज्ञात करने से पहले मैं इस निकाय के अंदर आवेशों के मध्य की दूरियां Q1 तथा Q2 के मध्य की दूरी को R12 से और Q1 तथा Q3 के मध्य की दूरी को R13 से, Q2 तथा Q3 के मध्य की दूरी को R23 से पुट कर देते हैं। R12 R13 R23, तो ये R12 R13 R23 इन आवेशों के मध्य की दूरियां है दोस्तों। क्लियर? अब देखो, पहले में आवेश Q1 को अनंत से लेकर आएंगे, फिर आवेश Q2 को अनंत से लेकर आएंगे, फिर आवेश Q3 को अनंत से लेकर आएंगे और लाने में जो किया गया कार्य है वो ज्ञात कर लेंगे, टोटल कार्य ज्ञात कर लेंगे, उसको हम स्थितिज ऊर्जा के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहां पर देखिए कि सबसे पहले हम आवेश Q1 को लेकर आएंगे। तो आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में जो काम करना पड़ता है वो है 0। ये हम निकाल चुके हैं पहले वाले टॉपिक में भी, इसमें भी सिमिलरली ही W1 बराबर 0 आएगा। इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। फिर क्या है, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य जो कि W2 है, और W2 बराबर क्या आएगा? अब देखो, अब थोड़ा समझने वाला टॉपिक आ गया है। हमारे पास में है आवेश, हम लेकर आ रहे हैं कि Q2 को अनंत से लेकर आ रहे हैं, तो Q2 को अनंत से हम बिंदु B तक लेकर आएंगे। तो अनंत से बिंदु B तक लेकर आएंगे तो लाने में जो किया गया कार्य, अब यहां पर देखो पहले से कोई आवेश मौजूद नहीं है, पहले एक भी आवेश नहीं था। पहले जब Q1 को लेकर आए तो 0 कार्य करना पड़ा। अब ये C नहीं है, अब हम लेकर आए Q1 तो आ गया, अब हम लेकर आएंगे Q2 को। तो जब Q2 को लेकर आएंगे तो Q1 यहां पर विभव उत्पन्न करेगा। तो देखो W2 बराबर क्या आया है? Q2 को तो हम लेकर आ रहे हैं, देखो कार्य बराबर होता है Q इंटू V। तो जिस आवेश को लेकर आ रहे हैं तो आवेश तो हम लेकर आ रहे हैं Q2 को, और उस बिंदु पर, इस बिंदु पर विभव क्या होगा? आवेश Q1 के कारण से विभव, Q1 के कारण से विभव क्या हो जाएगा? Q2 तो एचडीच, Q1 के कारण से विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बट्टे में R12, क्योंकि अब की बार हमने R के स्थान पर क्या ले लिया? R12 ले लिया, ये R12 आ गया, समीकरण 2 आ गया। क्लियर? W2 फाइंड आउट कर चुके हैं आप। अब हम निकालेंगे आवेश Q3 को अनंत से लाने में किया गया कार्य। किसको लेकर आ रहे हैं आप लोग? Q3 को। तो Q3 को हम बिंदु C तक लेकर आएंगे। Q3 को कहां से कहां तक लेकर आ रहे हैं आप लोग? बिंदु C तक लेकर आ रहे हैं। तो लाने में जो भी काम करना पड़ता है वो अब यहां पर हम ज्ञात कर लेते हैं। तो आवेश
आवेश Q3 को अनंत से, कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से बिंदु C तक, बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, कितना कार्य करना पड़ेगा उसको मैं लिख दूं W3 से, W3 से मैंने पुट कर दिया है। तो W3 बराबर क्या आएगा, Q3 जिस आवेश को लेकर आ रहे हैं उस आवेश का मान और बिंदु C पर विभव, तो बिंदु C पर अब की बार Q1 भी विभव उत्पन्न करेगा और Q2 भी पहले से आ गया तो Q2 भी विभव उत्पन्न करेगा। तो Q1 व Q2 के कारण से विभव, Q3 गुणा में क्या आएगा, Q1 व Q2 के कारण विभव, Q1 व Q2 के कारण विभव कितना है। तो यहां पर देखिए W3 इक्वल टू Q3, Q1 के कारण से C पर, Q1 के कारण से बिंदु C पर विभव कितना होगा, Q1 Q3 बट्टे में R13 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R13, ये तो आ गया Q1 के कारण से, Q1 के कारण से बिंदु C पर उत्पन्न विभव। इसी प्रकार से हम देखेंगे Q2 के कारण से, किसकी वजह से, Q2 के कारण से Q3 पर विभव कितना, C पर विभव कितना होगा। एक बार फिर से सुनो इस स्टेटमेंट को, इस बिंदु पर हम विभव देख रहे हैं, इस आवेश की वजह से तो इतना उत्पन्न हुआ, अब इस आवेश की वजह से यहां पर कितना विभव उत्पन्न होगा, सिमिलरली ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बट्टे में R23, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 हमने दे दिया है। अब देखिए कि हम यहां पर देखेंगे कि तीनों आवेशों के निकाय को निर्मित करने में या तीनों आवेशों को अनंत से इस निकाय तक लाने में कितना काम करना पड़ता है। तो तीनों आवेशों को अनंत से निकाय तक लाने में किया गया कार्य, निकाय तक लाने में किया गया कार्य, तो टोटल जो कार्य है वो आ जाएगा हमारे पास में W1 प्लस W2 प्लस W3, सबका मान रख दीजिए 0। W1 का मान कितना है 0, W2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में R12, Q1 Q2 बट्टे में R12, फिर प्लस में W3 का मान ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बट्टे में R13, फिर प्लस में Q2 Q3 बट्टे में ये Q3 है, इनके अंदर इससे भी गुणा होगा, अंदर इससे भी गुणा होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बट्टे में R23, तो ये आ गया हमारे पास में W कार्य, और यह किया गया कार्य निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह जो किया गया कार्य है निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यहां से मैं इस डायग्राम को हटा देता हूं और वो जो स्टेटमेंट है मैं यहां पर पुट कर देता हूं कि यह किया गया कार्य निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो हम इस W को U के इक्वल पुट कर देंगे। अब देखिए इन सभी पदों में से मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पर कॉमन ले लेता हूं, ये तो 0 है ही, इसमें से ये कॉमन आ गया तो ये रह गया Q1 Q2 बट्टे में R12, फिर प्लस में Q1 Q3 बट्टे में R13, फिर प्लस में Q2 Q3 बट्टे में R23, ये रह गया, ये हमारे पास में आ चुका है।
अब देखिए दोस्तों, हम इसको समेशन के फॉर्म में पुट करेंगे। यदि आपके पास में 3 आवेशों का निकाय है तो यहां तक ही ठीक है, लेकिन हम लेकर चल रहे हैं n आवेशों का निकाय। तो n आवेशों के निकाय को हम समेशन की फॉर्म में पुट करेंगे। तो उसके लिए पहले हम 3 आवेशों के निकाय को समेशन के रूप में लिख देते हैं। क्या होगा, देखिए क्या होगा, u इक्वल टू 1/4πε0 समेशन i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू भी 1। i और j हम 2 पद ले रहे हैं, 1 से लेकर 3 तक, q i q j बट्टे में r i j। ये ऐसे मैंने समेशन की फॉर्म में लिखा है, बट यहां पर 1/2 एक्स्ट्रा और लगाना पड़ेगा। ये 1/2 क्यों आया है वो भी अभी मैं समझा देता हूं। देखिए यहां पर 3 पद हैं, मैं 1/4πε0 तो ये है ही, मैं इस ब्रैकेट वाले जो वैल्यूज है i बराबर, हम एक बार तो ले लेंगे, लेकिन i और j भी दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। देखो यहां पर q 1 1 नहीं आया, तो i और j बराबर नहीं होना चाहिए। i का मान 1 से लेकर 3 तक होना चाहिए। तो i बराबर एक बार तो ले लिया 1, तो j का मान आ जाएगा 2 और एक बार j का मान आ जाएगा 3। i बराबर जब 2 लेंगे तो j का मान आ गया एक बार 1 और j का मान एक बार आ गया 3। i बराबर जब आप लेंगे 3 तो j बराबर आपके पास में 1 और j बराबर आपके पास में आ गया 2। तो जब आप i बराबर 1 और j बराबर 2 रखेंगे तो आपके पास में पद आएगा q1 q2 बट्टे में r12। इसी तरीके से i बराबर 1 और j बराबर 3 रखेंगे तो आपके पास में पद आएगा, देखो 1/2 नहीं लगाते हैं तो कौन कौन से पद आते हैं, 1/2 क्यों लगाया वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो q1 और j का मान है 3, तो q3 बट्टे में r13। फिर देखो i बराबर तो है 2, j बराबर 1, तो q2 q1 बट्टे में r21। फिर प्लस में i बराबर 2, j बराबर 3, तो i बराबर तो 2, j बराबर 3, तो ये आ गया हमारे पास में। इधर q3 q1 बट्टे में r31, फिर q3 q2 बट्टे में r32। अब देखो 3 पद आने चाहिए, तो ये कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 आ गए। 3 आने चाहिए थे, 6 आ गए। और इनमें से भी 2 पद सेम सेम है। कैसे, ये इस पद को आप गौर करके देखिए और इस पद को गौर करके देखो। यहां पर q1 q2, यहां पर q2 q1, इनको आगे पीछे लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है r12, r12 का मतलब है 1 और 2 के बीच की दूरी, और ये है 2 1 के बीच की दूरी, मतलब पहले से दूसरे के, दूसरे से पहले की दूरियां तो सेम रहेगी। तो ये वाला पद और ये वाला पद सेम है, तो ये 2 टाइम्स आ गया। सिमिलरली ये वाला पद और ये वाला पद सेम है, ये पद और ये पद सेम है। तो यहां पर 3 पद आने चाहिए थे, 6 आ रहे हैं, और प्रत्येक पद 2 बार आ रहा है, तो इसलिए हमारे को एक एक बार चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, इसमें 2 का भाग लगा दिया। तो ये जो 2 का भाग लगाया है हमने सही ही लगाया है, ये उचित है। ये बात समझ में आ गई, ये उचित है बिल्कुल। तो यहां पर ध्यान देंगे, ये 3 आवेशों के निकाय के कारण से उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आ चुका है, फॉर्मूला आ चुका है। क्लियर। अब यदि n आवेशों का निकाय हो तो n आवेशों के निकाय के लिए यहां पर हम n पुट कर देंगे। n आवेशों के निकाय के लिए, n आवेशों के निकाय के लिए, तो उसके लिए स्थितिज ऊर्जा आपके पास में आ जाएगी 1/2 1/4πε0 समेशन। यहां पर i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1, i और j दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, और n का जो वैल्यू है वो n तक चेंज हो रही है। तो qi qj बट्टे में rij, ये n आवेशों के निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आ चुका है, फॉर्मूला आ चुका है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा कि किसी
बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है और बहु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, और यदि आप इस वीडियो के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के WhatsApp नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। WhatsApp नंबर हमारे मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं 9460239358। क्लियर, सिर्फ WhatsApp करें, कॉल ना करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।